हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपके पिता या फिर माता का मजदूर कार्ड बना हुआ है, श्रमिक कार्ड बना हुआ है और आप एक स्टूडेंट है और आप श्रमिक कार्ड की जो स्कॉलरशिप है जिसका नाम है निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, आप इस स्कीम का जो बेनिफिट है वो लेना चाहते हैं। इस स्कीम के लिए आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ रिक्वायर्ड है आपके पास, कौन से दस्तावेज होने चाहिए ताकि आप इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई कर सके और वो कौन से स्टूडेंट होंगे जो इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी कुछ आपको जानकारी है इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आपको आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस योजना के लिए फॉर्म है वो कैसे किस प्रकार से ऑनलाइन अपनी SSO ID के माध्यम से अप्लाई है वो किया जाता है। इसे होगा कि आपको फॉर्म भरते भरते ही आपको कंप्लीट जानकारी है वो आपको मिल जाएगी, क्या कुछ रिक्वायर्ड है, क्या कुछ चाहिए होता है, कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे SSO। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर SSO लिखा तो राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन यानी कि SSO पोर्टल का जो लिंक है सबसे फर्स्ट में ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे स्टूडेंट, तो इस तरह से आपके सामने SSO पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। तो यदि आपने इस SSO पोर्टल में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। और यदि आपने इस SSO पोर्टल में अपना जो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी तो किया हुआ है लेकिन आपके पास लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड को कैसे किस प्रकार से आप फॉरगेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, या फिर आपने अपनी SSO प्रोफाइल का जो सेटअप है वो नहीं कर रखा है तो वो कैसे किस प्रकार से करेंगे। तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जो भी आपको SSO ID से रिलेटेड समस्या आती है उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो मैं फटाफट इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। इसके बाद में आप SSO पोर्टल में सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज के एप्लीकेशन नजर आएंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको LDMS यानी कि लेबर डिपार्टमेंट की जो एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो मिल जाता है, तो इस पर आप क्लिक करके LDMS लिखेंगे या फिर आप लेबर डिपार्टमेंट लिखेंगे। तो लेबर डिपार्टमेंट की जो ऐप है वो इस तरह से यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी, हमारे केस में ऊपर ही देखने को मिल रही है। और यदि आपके SSO पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन नजर नहीं आते हैं और इस तरह से ही देखने को मिल जाता है, तो इसमें यहाँ पर आपको अदर ऐप, यहाँ पर आपको रिसेंट क्लियर ऐप का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो आप इन दोनों में से किसी पर क्लिक करके उपलब्ध सभी एप्लीकेशन को इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी एप्लीकेशन वो नजर आ जाएगी और आप इस तरह से भी आप लेबर डिपार्टमेंट की जो ऐप है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे केस में ऊपर ही है क्योंकि मैंने यहाँ पर रिसेंट में ही एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है, तो हमारे सामने ऊपर ही देखने को मिल रही है। तो मैं इसी पर क्लिक कर लेता हूं। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने इस SSO ID के माध्यम से जितने भी श्रमिक कार्ड की योजनाएं हैं, स्कीम है या फिर श्रमिक कार्ड का जो भी कार्य है वो आपने किया है इस SSO ID के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यदि आप नए हैं, आपने अभी तक श्रमिक कार्ड की किसी भी योजना या फिर श्रमिक कार्ड का कोई भी कार्य इस SSO ID के माध्यम से नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको खाली ही देखने को मिलेगा, वाइट ही आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट, यदि आप अपने श्रमिक कार्ड की किसी भी योजना के लिए, किसी भी स्कीम के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका जो मजदूर कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, वो एक्टिव तो है, यानी कि बंद तो नहीं हो गया है। यदि आपका श्रमिक कार्ड एक्टिव नहीं होगा तो आप किसी भी स्कीम के लिए फॉर्म अप्लाई है वो नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने श्रमिक कार्ड को फिर से रीएक्टिव है वो कराना होगा, चालू है वो कराना होगा। इसके लिए आपको रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, वो कैसे किस प्रकार से अपनी SSO ID के माध्यम से भर सकते हैं। और रिन्यूअल करने के बाद में आपको पेमेंट भी करना होता है, वो कैसे करें। तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और रिन्यूअल की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जिनका अभी तक मजदूर कार्ड ही नहीं बना है, श्रमिक कार्ड ही नहीं बना है और श्रमिक कार्ड के लिए नया आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं अपनी SSO ID के माध्यम से, तो वो कैसे किस प्रकार से भरेंगे, तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आपने अच्छे से चेक कर लिया है कि आपका श्रमिक कार्ड है वो पूरी तरह से एक्टिव है, चालू है और आप स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, श्रमिक कार्ड की योजनाओं के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक लिंक है वो दिखाई देगा BOCW वेलफेयर बोर्ड करके। तो आपको इसी पर क्लिक करना है, इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में इसमें आपको 4 अलग अलग लिंक दिखाई देगी। इसमें यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर स्कीम करके देखने को मिलेगा, तो आप इसी पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने श्रमिक कार्ड की जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी स्कीम है वो यहाँ पर आपके सामने नजर आ जाएगी।
तो यदि आप निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना है, स्टूडेंट की जो स्कॉलरशिप है, श्रमिक कार्ड की जो स्कॉलरशिप है, इसी योजना के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं योजना का नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना। चाहे तो आप इस योजना की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ से आप जान सकते हैं क्लिक करके। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर फॉर्म भरने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर इसी पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर जो बीच में आपको लिंक दिखाई दे रहा है, इसके बाद में इस तरह से आपके सामने योजना का जो फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले तो आपको अपना जो श्रमिक कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो मैं यहाँ पर दर्ज करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर आप अपने श्रमिक कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे तो यहाँ पर जो डिटेल्स हैं श्रमिक कार्ड धारक की कंप्लीट यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल है वो हो जाती है। इसके बाद आप नीचे करवाएंगे और यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जितने भी आपके परिवार में फैमिली मेम्बर होंगे उन सभी के नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप जिस भी मेंबर के लिए, जिस भी स्टूडेंट के लिए आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, श्रमिक कार्ड की स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, उस मेंबर का चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। तो यहाँ से आप लिस्ट में से स्टूडेंट का जो नाम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट का जो आधार कार्ड नंबर है ऑटोमेटिकली यहाँ पर पेज है वो हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। स्कूल का नाम वही दर्ज करना है जिसमें आपने लास्ट क्लास है वो पासिंग की है, यानी कि आपने जो एग्जाम है वो पासिंग कर ली है। जैसे कि अब आप 10th क्लास में हैं तो आपने पिछली जो 9th क्लास आपने पास की है, जहाँ से आपने पास की है उस स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। क्योंकि ये जो श्रमिक कार्ड की योजना है वो 1 साल पीछे चलती है और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 22-23 की, और आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भी 22-23 के लिए ही भरेंगे। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना क्लास है वो सिलेक्ट करना होगा। तो आप क्लास पर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 6वीं के बाद में आप श्रमिक कार्ड की इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई है वो कर सकते हैं। इसके बाद में 7वीं 8वीं यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप ITI की स्टूडेंट हैं, ITI कर रहे हैं, तो भी आप इस स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, श्रमिक कार्ड की स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। और भी देख सकते हैं डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, और यहाँ पर ग्रेजुएशन प्रोफेशनल है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल है, और यहाँ पर आपको प्रोफेशनल के लिए देखने को मिल जाता है। तो आप जिस भी कोर्सेज जो भी आप कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट में किसी प्रकार की अपंगता है तो यहाँ पर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप नो का चेंज कर लेंगे। इसके बाद में आपको अप्लाई की जो ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022-23 आ चुका है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि 23-24 इसमें आएगा, 23-24 में इसमें नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट पिछले वर्ष की जो आपने पास आउट कर ली है, जिसमें आप अध्ययनरत है, 1 साल पीछे की यहाँ पर स्कॉलरशिप है इसमें दी जाती है, तो यहाँ पर आ चुका है, तो मैं यही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैटेगरी का चेंज करना है। कैटेगरी में देख सकते हैं मेल फीमेल देखने को मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी का चेंज कर लेंगे। इसके बाद आप जिस भी श्रमिक कार्ड से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इस योजना के लिए, उस श्रमिक कार्ड की हिताधिकारी की कंप्लीट डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो आप एक बार कन्फर्म करेंगे, इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर सर्टिफिकेट, यानी कि 90 दिन से ऊपर आपने जहाँ पर भी काम किया है उसका आपको एक प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। प्रमाण पत्र आपको तैयार करना होगा। तो वो कैसे किस प्रकार से कराना होता है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रमाण पत्र में कौन कौन से यहाँ पर सर्टिफिकेट है वो देखने को मिलेंगे, ये भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपने रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर अंडर ट्रेंड यूनिट के थ्रू आपने काम किया है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेबर इंस्पेक्टर के थ्रू आपने काम किया है तो वो लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम सेवक का भी है। यदि आप नरेगा का काम करते हैं तो भी यहाँ पर नरेगा के थ्रू भी यहाँ पर आप श्रमिक कार्ड की जो स्कॉलरशिप है इसके लिए आप आवेदन है वो कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि एम्प्लॉयर के लिए है, कॉन्ट्रैक्टर के लिए है, फर्म के लिए है। तो जो भी आपके पास जिस भी प्रकार का आप काम करते हैं उस प्रकार से आप सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आप तैयार करा लेंगे 90 दिन से ऊपर। इसके बाद में ही आपको इसमें अटैच आपको करना होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉयर है वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। एम्प्लॉयर का जो कंप्लीट एड्रेस है जो आधार कार्ड में होता है वही एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट के वो यहाँ पर आपको डाल देना होगा, सही से आपको डालना होगा। इसके बाद आपको बैंक की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाती है। ये जो बैंक की डिटेल्स है वो हिताधिकारी की रहेगी, यानी कि जिसका श्रमिक कार्ड है उसी की डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। इसमें आप किसी प्रकार का आप चेंजिंग वगैरह है, करेक्शन वगैरह है वो आप नहीं कर सकते हैं। करेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो अपने जन आधार कार्ड को अपडेट है वो करना होगा। जन आधार कार्ड को अपडेट करेंगे तो ये जानकारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाएगी, एडिट है वो यहाँ पर हो जाएगी।
इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपने जो भी फॉर्म भरा है उस फॉर्म को भी अपलोड है वो आपको करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ अपलोड करना होगा। इसमें बताया जा रहा है कि जिस कक्षा या कोर्स के लिए आपने छात्रवृत्ति चाहिए गई है उसकी जो अंक तालिका की स्व प्रमाणित प्रति है वो यहाँ पर इसमें अपलोड करना होगा। यानी कि आपको फोटो को भी जब आप अटैच कर रहे हैं तो आपको स्व प्रमाणित आपको करना होगा, उसमें आपको अपना उसमें सिग्नेचर अपना करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो वो स्व प्रमाणित है वो नहीं होगा और फिर से आपको फॉर्म है वो सेंड बैक आ जाएगा। तो ये आपको गलती नहीं करना है, आपको पहली बारी में ही आपको सही से फॉर्म भरकर आपको आगे भेजना है। तो आप फोटो यहाँ पर अपनी मार्कशीट की स्कैन करेंगे अच्छे से और यहाँ पर इसमें अपलोड आप कर देंगे। फाइल की साइज़ आप 1 MB तक आप रख सकते हैं, काफ़ी बड़ी साइज़ है, इसमें आपको कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। इसके बाद में अगला जो डॉक्यूमेंट है आपसे मांगा जाएगा वो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा प्रपत्र की निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर व मोहर की प्रति है उसको यहाँ पर आपको अपलोड आपको करना होगा। तो कौन सा क्या फॉर्म है वो भी हम बताएंगे वीडियो के एंड में, लास्ट में आपको बताएंगे। इसके पहले और जान लेते हैं कि क्या और आपको अपलोड करना होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि आपने जो भी प्रमाण पत्र है, जो भी श्रमिक कार्ड धारी है, उसने कहाँ पर काम किया है 90 दिन से ऊपर, उसका प्रमाण है वो आपको देना होगा, सर्टिफिकेट आपको बनाकर आपको देना होगा और यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र आप जो भी बना रहे हैं उसमें आपको किसी प्रकार की काटापीटी तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। काटापीटी करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव नहीं हो पाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको एक बार तो मौका मिलेगा क्लियरिफिकेशन के लिए, और इसके बाद में यदि आप फिर भी गलती कर देते हैं तो आपका फॉर्म है परमानेंटली रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको गलती आपको बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा यदि आप प्रमाण पत्र है जो भी आप 90 दिन का जो प्रमाण पत्र आप देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो फॉर्मेट आता है वो फॉर्मेट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसी साइट पर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो आप बात कर लेते हैं कि यदि आप जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्था के द्वारा आप जो भी मोहर लगाते हैं, जहाँ पर आप अध्ययनरत होते हैं, उसी संस्था में आपको जाना है, कॉलेज में जाना है। जैसे कि आप 12th पासिंग कर ली है तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने जो 12th पासिंग कर रहे हैं उसमें आपको नहीं जाना है, आपको जो फर्स्ट ईयर कर रहे हैं उसी कॉलेज में आपको जाना है और उसी प्रधाना जो प्रिंसिपल है उसी के माध्यम से आपको मोहर आपको लगानी है। कैसे लगानी है वो भी हम आपको फॉर्म का आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं, फॉर्म कैसे भरा जाता है वो भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म होता है और इस फॉर्म का आपको भरना होता है और इसी फॉर्म का आपको अपलोड आपको करना होता है। तो इस फॉर्म में आपको स्टूडेंट की फ़ोटो भी यहाँ पर आपको चिपकानी होती है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट की जो फोटो है वो चिपकाएंगे और यहाँ पर आपको जो हिताधिकारी है उसी का नाम है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद हिताधिकारी का पिता का नाम आ जाएगा। इसके बाद में आपको स्टूडेंट का जो नाम है, जो भी छात्र है या फिर छात्रा है उसका नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद में आपको शैक्षणिक सत्र है वो आपको डालना है, जिस शैक्षणिक सत्र में आपने लास्ट क्लास वो पासिंग की है उसी शैक्षणिक सत्र को यहाँ पर आपको डालना होगा। तो जैसे कि जो भी पास की है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर डिवीज़न वगैरह डाल देंगे और यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपको शैक्षणिक सत्र आपको डाल देना है। इसके बाद आपको वर्तमान जहाँ पर आप अध्ययनत कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको देना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जिस कॉलेज में जिस स्कूल में आप अध्ययनत है उसका नाम डालेंगे। इसके बाद जो कोर्स कर रहे हैं अब फिलहाल वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपको इसी फॉर्म में शैक्षणिक संस्था के प्रमुख का जो प्रमाण पत्र है वो देखने को मिलेगा, इसको आपको भरना है। तो इसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले तो स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ पर डाला है, हिताधिकारी का नाम इसमें आपको नहीं डाला है। इसके बाद में उसके पिता का नाम डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो कोर्स कर रहे हैं जो भी प्रेजेंट टाइम है वो यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर जिस ईयर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद लास्ट जो भी आपने कोर्स किया है उसी की जो शैक्षणिक सत्र है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपके संस्था का नाम डालना है, जैसे कि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे कि राज्य के अंदर में आती है या केंद्र सरकार में, तो आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। तो यदि आपकी जो स्कूल है वो राज्य के अंदर में आते हैं राज्य सरकार के द्वारा तो राज्य सरकार लिखेंगे, और यदि केंद्र के अंदर में आते हैं CBSE वगैरह आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको केंद्र यहाँ पर आपको लिखना है। और मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी आपको अपने द्वारा फील आपको करके नहीं ले जाना है। ये जानकारी आपको तब फील करना है जब जो भी प्रिंसिपल होता है या फिर जो भी आपके प्रधानाध्यापक होते हैं उसके द्वारा यहाँ पर जानकारी फील नहीं की जाती है, तो आप अपने द्वारा फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो जानकारी देख रहे हैं ये उन्हीं के द्वारा है वो भरी जाएगी और आपकी जो वर्तमान जो कॉलेज है उसी के द्वारा यहाँ पर मोहर है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। तो यहाँ पर सारी जानकारी एक बार चेक कर लेंगे और ये इसमें किसी प्रकार की आपको गड़बड़ी है और काटा पीटी तो आपको नहीं करना है। तो ये जो फॉर्म है वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में एक और फॉर्म आपको इसमें अटैच करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हिताधिकारी के द्वारा है वो भरा जाता है। ये सभी योजना के लिए लागू होता है। किसी भी आप स्कीम के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको पहले आपको इस फॉर्म को आपको अटैच है वो आपको करके ही आपको लगाना होता है।
तो वो आप वो योजना का फॉर्म भरेंगे और ये श्रमिक कार्ड के जो हिताधिकारी है उनके द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा। तो इसमें हिताधिकारी की फ़ोटो आ जाएगी, यहाँ पर आपको योजना का नाम आ जाएगा और यहाँ पर हिताधिकारी का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक और यहाँ पर एड्रेस वगैरह की जानकारी, डिटेल्स वगैरह है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। कार्य का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो इस फॉर्म में बेसिक सी जानकारी है, आप अपने द्वारा फिल कर सकते हैं। तो आप फॉर्म है वो कम्प्लीटली आप तैयार कर लेते हैं, इसमें यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा नज़र आता है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपको सेंड रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने इस तरह से आ जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। इसके बाद में उस फॉर्म का जो स्टेटस है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा, जिस भी स्कीम के लिए आपने फॉर्म अप्लाई है वो किया है। और यहाँ पर आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा कि पेंडिंग एट ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर के पास है आपका फॉर्म है वो चला गया है। ऑफिसर के द्वारा आपकी जो फॉर्म की जांच है वो की जाएगी, अधिकारी के द्वारा जांच है वो की जाएगी। इसके बाद में यदि फॉर्म में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है तो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और यदि फॉर्म में किसी भी जानकारी की कमी रह जाती है तो उस जानकारी को आप अपने द्वारा अपडेट वो कर सकते हैं, क्लियरिफिकेशन है वो कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप श्रमिक कार्ड की जो स्कॉलरशिप है, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना है, इस योजना के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो स्टूडेंट, आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।